वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. और सुकृत, तुमने तो गुड इवनिंग के साथ में आंसर ही सारा पोस्ट कर दिया है. गुड. वाराणसी इज ऑल फाइन. इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस. ये सब महादेव की भूमि है. चलो जी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही गए होंगे. क्वेश्चन क्या था? It says that 6 parallel lines which are cut by another set of 5 parallel lines, find the number of parallelogram formed. In fact, इसको 6 के बजाय let us discuss for general case कि if I have m, इस केस के लिए डिस्कस करते हैं. Given m number of parallel lines of one set and n lines of another set, means we have in totality m plus n lines, and they belong to two set of parallel lines. जैसे ऐसा सिचुएशन है कि ये m लाइन्स एक सेट की हैं एंड सपोज करो इक्वी स्पेस्ड है ना. थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करना चाह रहे हैं हम लोग. इक्वी स्पेस ना हो तो भी चलेगा, अभी तो हम इन जनरल पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं. तो ऐसे लाइन्स हैं. टोटल कितनी लाइन्स है जी? m लाइन्स है. और फिर n लाइन्स हैं जो दूसरे सेट की पैरेलल लाइन्स हैं. ऐसे like this is one set of parallel lines, then another set of parallel lines. ऐसे जो है another set of parallel lines हैं. they are n in number. और आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे कितने पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे. तो आप क्या बोलोगे? आप बेसिकली बोलो पैरेललोग्राम फॉर्म होने का मतलब क्या है. इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, से दिस इज अ पैरेललोग्राम and it requires selection of two lines of the first set and two lines of the second set. तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सपोज करो H1, H2, H3 ऐसी लाइंस हैं, ये HM लाइंस है. और इसी तरह से V1, V2, V3, V4 ऐसी कितनी लाइंस है? Vn लाइंस है. तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स is equal to number of ways of choosing two lines of the first set Hi and Hj, two lines from the first set, and two from the second set V, V, K and VL. ऐसा. अब वो कोई भी दो लाइन हो सकती है ना. जैसे मान लिया अगर आपने ये लाइन सेलेक्ट करी और ये लाइन सेलेक्ट करी, तो कौन सा पैरेललोग्राम बना? जस्ट ट्राई टू इमेजिन which parallelogram is formed by this selection. बड़ा पैरेललोग्राम बने. हाँ, तो जैसे मान लिया आपने ये लाइन, जो लाइन सेलेक्ट करी उसको हाईलाइट कर दो. ये लाइन सेलेक्ट करी आपने, ये वर्टिकल में दो लाइन सेलेक्ट कर दी ऐसे वाली. और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में आपने ये दो लाइन सेलेक्ट कर दी और एक ये सेलेक्ट कर दी. तो ये वाला पैरेललोग्राम बन गया. दिस इज द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड. तो अब आप समझ सकते हैं कि दिस पैरेललोग्राम इज फॉर्म, जिसकी ये चारों वर्टिसेस है. So number of parallelogram is number of way of choosing two line from one set and two from another set, and therefore it is equal to how many ways? तो m में से दो लाइन ली अपने MC2 into n में से दो लाइन ली NC2, and this is the answer. m into n into m minus 1 into n minus 1 by 4.
द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज वी हैव m lines which are horizontal equispaced। क्या बोला मैंने? We have m straight lines, m horizontal straight lines equispaced, ऐसा 1 यूनिट स्पेसिंग पर ऐसे m लाइन्स हैं, and n vertical lines similarly spaced। जैसे m horizontal लाइन मैं आपको दे रहा हूं, इसी तरह से n वर्टिकल लाइंस हैं और उनके बीच का स्पेसिंग भी वही है, 1 यूनिट स्पेस है। ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड वर्टिकल लाइन एंड थर्ड वर्टिकल लाइन, सो ऑन सो फोर्थ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। एक तरह से होगा क्या, एक चेस बोर्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा ना, m/n साइज का एक चेस बोर्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सीन, दिस सिचुएशन। गिवन m horizontal and n vertical lines equispaced, find, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल है, फॉर्म्ड। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइज 1/1 फॉर्म्ड। तीसरा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर of size 2/2 formed, number of squares of size k/k, and at last total number of squares on this figure। तो ये आपको आंसर करना है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी आंसर करें, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। मैं सारे लाइंस को नेम कर देता हूं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनका नेम कर दे रहे H1, H2, H3, H4, H5, HM, HM-1। वर्टिकल लाइंस का भी नेम करता V1, V2, V3, V4, V5, V6 and VN-1 ऐसा। So from this set of lines, सबसे पहला क्वेश्चन था तुम्हारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाउंड। वो तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, आई थिंक नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो हर एक कोई काउंट कर रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स का केस तो बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा ही है ना। उधर जो पैरेललोग्राम बन रहा था, इस केस में बिकॉज लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, तो डेफिनेटली कोई भी पैरेललोग्राम जो यहाँ फॉर्म होगा वो रेक्टेंगल ही होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू MC2 इंटू NC2, वो सेम आंसर है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड का आंसर बताओ।
find the number of squares. You are giving me answer or you are asking whether it is correct or not? n minus 1 into m minus 1. M minus 1 into n minus 1. नहीं पूछो नहीं, अभी तुम आंसर दो साकेत, फिर मैं बताऊंगा। ओजस ने आंसर दिया। ओजस तुम्हारा आंसर था केशव? केशव। केशव m minus 1 into n minus 1। एक्सप्लेन करो। इससे कैसे स्टार्टिंग से ही ऐसे ही कर रहे हैं। हैं? 1 on 1 काउंट किया तो स्टार्टिंग से ही ऐसे कर रहे हैं ना, बेसिक है तो। सेकंड पार्ट तो हाँ ठीक है, 1 on 1 तो कैसे काउंट किया, जरा समझाओ सबको। सर n वो है वर्टिकल लाइंस, तो n माइनस 1 वर्टिकल ब्लॉक्स होंगे, हम्म हम्म मतलब कॉलम्स। हम्म n माइनस 1 कॉलम्स होंगे हम्म और m माइनस 1 रोज होंगी। तो 1 by 1 वाले सारे काउंट कर लिए तुमने? यस सर। ठीक है, और 2 by 2 में? देख रहे हैं। चलो अब मैं कोई भी अभी बताऊंगा नहीं, पहले आप सोच लो 1 by 1, 2 by 2 सोच लो और फिर जनरल सोच लो, देन आई विल एक्सप्लेन। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। रेक्टेंगल काउंट करते समय आपको फ्रीडम है कि आप कोई से भी रैंडमली दो वर्टिकल लाइन में से कोई दो ले लो और हॉरिजॉन्टल लाइंस में से कोई दो सिलेक्ट कर लो रेक्टेंगल्स के लिए। बट स्क्वेयर्स के लिए देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, राइट? देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन of selection of squares, formation of squares. The two sides of squares बी इक्वल are equal to be equal. और 1 by 1 का स्क्वायर अगर करना है तो आपको वर्टिकल लाइन में से दो लाइन लेनी पड़ेगी जो कंसेक्यूटिव हो, है ना? नंबर ऑफ S1। S1 क्या है? अगर मैं बोलूं कि SK बी सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइज K by K, एक नेम करते हैं, बार बार वो लिखेंगे नहीं हम लोग ना, K by K। तो S1 इज सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज 1 by 1, तो S1 हो जाएगा तुम्हारा क्या? दो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू कंसेक्यूटिव लाइंस VI एंड VI प्लस 1, ये वर्टिकल में से, एंड HJ एंड HJ प्लस 1, ये हॉरिजॉन्टल में से। आपको दो कंसेक्यूटिव लाइन वर्टिकल सेट से सिलेक्ट करनी है और दो कंसेक्यूटिव लाइन हॉरिजॉन्टल सेट से सिलेक्ट करनी है। एंड हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? तो ये कॉम्बिंग जैसा होगा, जैसे V1 V2 V2 V3 V3 V4। तो आप बेसिकली सोचो तो V1 V2 देन V2 V3 देन V3 V4 V4 V5 लास्ट में Vn माइनस 1 Vn। तो n माइनस 1 V1 से स्टार्ट होगा, V1 V2 से स्टार्ट होगा और Vn माइनस 1 Vn पे जाके फिनिश होगा। तो n माइनस 1 पॉसिबिलिटीज है वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से m माइनस 1 पॉसिबल वेज हैं। तो आंसर आएगा क्या? बोलो। m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, ये m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। बस ध्यान देना, इसके लिए हमने m माइनस 1 बोला और इसके लिए n माइनस 1 बोला, है ना? ओके। और फिर नंबर ऑफ, अब आप कोई भी आंसर किसी भी केस के लिए दे सकते हैं। जैसे थर्ड केस का आंसर क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ S2 क्या हो जाएगा? 2 by 2 के कितने स्क्वायर होंगे? दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑल्टरनेट, एक एक छोड़ के ऑल्टरनेट लाइंस VI प्लस 2 एंड HJ प्लस 2। तो आप लास्ट वाला काउंट करो, H1 H2 से स्टार्ट होगा, HN माइनस 2 HM माइनस 2 HM, तो M माइनस 2 इंटू N माइनस 2, M माइनस 2 इसके लिए और वर्टिकल के लिए N माइनस 2। एंड फोर्थ केस बताओ, फोर्थ केस नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज K by K क्या हो जाएगा?
अब तो समझ में आ ही गया। m नंबर ऑफ, minus k n minus k. हाँ, इट इज इक्वल टू m माइनस के इंटू n माइनस के। इंडेक्सेस का डिफरेंस है ट्रू होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड? व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म्ड? जो भी स्क्वायर्स बनेंगे उसमें सबसे बड़े स्क्वायर का साइज क्या है? सर ये जो m और n में से जो सा छोटा आएगा ना, अगर m छोटा है तो m माइनस वन होएंगे लार्जेस्ट साइड, नहीं Very m होएगी, और अगर n छोटा आएगा तो n होएगा। तुम सही बोल रहा था, फिर सही बोलते बोलते झूठ बोल गया। पहले n माइनस वन, सॉरी माइनस वन देखना। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास 3 वर्टिकल लाइंस है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो आपका सबसे बड़ा साइज जो है वो 1/1 ही बनेगा, क्योंकि जितनी लाइंस होती है उससे एक कम साइज फॉर्म होता है। जैसे 4 लाइन है तो मैक्सिमम 3 डिफरेंस बनेंगे ना, 3 साइड लेंथ बनेगी आपको। तो m-1 n-1 में जो भी बड़ा है कि जो भी छोटा है, जो भी छोटा है, तो इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m-1 कॉमा n-1। ये बात सबको समझ में आ रही है? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? जस्ट लेट मी नो जल्दी से, ये जो लास्ट पॉइंट डिस्कस हुआ। यस सर। यस सर। ओ क्या हो गया? तब काउंट हो गया बेटा। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो फटाफट जल्दी से। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लो फटाफट, हो गया फिर तो। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट विल बी योर रिप्लाई? sigma n minus k n dot into n minus k, where k varies 1 to doing into छोटा n minus 1 और n minus 1. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा m माइनस के इंटू n माइनस के। वेरी करेक्ट। और मान लो ये मैक्सिमम जो है ना, मान लो ये लैम्डा है, वेयर के वेरीज 1 से लेके लैम्डा। ठीक है, एंड इसके बाद की कहानी तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि इट इज एक्चुअली द सिग्मा m इंटू n माइनस एम के प्लस एन के माइनस m प्लस n टाइम्स सिग्मा के प्लस सिग्मा के स्क्वायर, एंड k वेरीज 1 टू लैम्डा। सब में k वेरीज 1 टू लैम्डा। तो आगे कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया, फाइनल है। Yes sir. अब अगर फाइनल है तो अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का, है ना। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, जल्दी से आंसर करोगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है लिख दो, फाइंड द नंबर ऑफ, इसको हटा दो, ये डिस्कशन रिमूव करो। सर इसको नोट्स वाली कॉपी में नहीं लिखना है क्या 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 क्या? सर, ये जितने भी जनरलाइज फॉर्मूलाज है इनको तो नोट्स वाली कॉपी में नहीं लिखना है। हाँ हाँ, नोट्स वाली कॉपी में लिख लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। जैसे अगर देखो तो वर्चुअली आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा ना, सिग्मा एम एन जो है, ये तो एम एन तो कांस्टेंट हो गया, एम एन लैम्डा आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ये फाइनल आंसर जो आएगा ये आ जाएगा m इंटू एन टाइम्स लैम्डा माइनस m प्लस एन टाइम्स लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1/2 एंड प्लस सिग्मा के स्क्वायर, तो आ जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये आएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स formed where lambda is equal to maximum नहीं minimum of m-1 comma n-1। जैसे अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन a chessboard of
चेस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, ऐसे लिख दो, कंसिस्ट ऑफ 6 हॉरिजॉन्टल एंड 9 वर्टिकल लाइंस। अगर ऐसा बोला तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे? तो योर आंसर विल बी सिग्मा। के कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो K1 सबसे बड़े साइज का स्क्वायर बनेगा 5 साइज का, एंड देन यू विल से दैट 6 माइनस K इंटू 9 माइनस K। K की वैल्यू 1 से 5 तक होगी, एंड फाइनली इफ यू कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी 54 इंटू 5, एंड ये हो गया 9K एंड 6K, तो 9 एंड 6 15, तो -15 टाइम्स सिग्मा K varies 1 to 5 and plus sigma K square, K varies 1 to 5, एंड वर्चुअली आपका फाइनल आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? तो ये आ गया तुम्हारा 220, तो ये आ गया। सिग्मा के आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, एंड प्लस आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा, तो फाइनल आंसर है 220 प्लस 15 इंटू 15 इज 225 प्लस 55। So net answer is 225 plus 55 is how much? 280. 280 plus 220 is 500. 500 squares in totality. इसमें 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 सारे स्क्वायर्स हैं, 4 by 4, 5 by 5 साइज के। लार्जेस्ट साइज ऑफ द स्क्वायर विल बी 5 by 5। ये भी क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन एन ऑर्डिनरी चेस बोर्ड, क्या आंसर आएगा? ऑर्डिनरी चेस बोर्ड पर कितने स्क्वायर होंगे? तो ऑर्डिनरी चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितने हॉरिजॉन्टल एंड कितनी वर्टिकल लाइंस होती हैं? 8 होते हैं दोनों साइड। 8 की 9 नहीं? 8 होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 होता है सर, पर लाइनें तो 9 होती है। लाइन नहीं, 9 H तक होती है, A से H तक होती है, सर मैं और 1 to 8 होती है। केशव, तो कभी कभी यस सर। इमोशनल हो जाता है। तो वो कॉलम्स 8 होते बेटा, 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज होती हैं और 8 कॉलम्स होते हैं। तो 8 रोज को बनाने के लिए 9 लाइंस होनी चाहिए ना। मैं कॉलम्स और रोज की बात कर रहा हूँ। कॉलम रोज मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बोला लाइंस कितनी है, क्योंकि ये फार्मूलेशन जो हमने किया है वो तो लाइंस से किया है ना, ठीक है सर। है ना। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, फिर आपने इसमें माइनस का प्लस कैसे कर दी? क्या 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 प्लस का? अच्छा, माइनस का प्लस किया क्या मैंने? नहीं सर मैंने गलत देखा। नहीं नहीं, सही देखा तुमने। हाँ सर, कर दिया आपने 15 में हाँ से। हाँ हाँ, सही कर। 4 टाइम्स 5 की गलत कर दी। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, सही बात है। तो इसको थोड़ा 4 टाइम्स 5 भी गलत है। 270। कौन सा 4 टाइम्स 5। 4 टाइम्स 54 टाइम्स 5, ये तो ठीक है। 9 6 54 है ना, तो 54 5 टाइम्स होगा ना, तो 54 टाइम्स 5 तो ठीक है। और बाकी सब में बस वही ये माइनस वाली गलती है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट आंसर जो आएगा वो 220 55 कितने आ गए? बट ऐसा होना नहीं चाहिए, कहाँ से गलती हो रही है? 4 टाइम्स 5 तो फिर 270 होगा। 270 होगा सर 54 पर। 270 होगा, हाँ ठीक है। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स सही है, गलत नहीं आ रहे हैं कुछ। 100।
270 था ना, कितना आया टोटल? हंड्रेड 100 आया। ठीक है, इसमें आंसर बताओ, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे और कितने नॉन रेक्टेंगल स्क्वायर्स होंगे? जैसे 1/1 के कितने स्क्वायर होंगे? 64, 64 क्योंकि 9 - 1, एक्चुअली इसमें 9 - k का होल स्क्वायर बनेगा सिग्मा, एंड k वेरीज 1 to 8। 2/2 के कितने होंगे? 2/2 वाले कितने होंगे? 49। 3/3 वाले कितने होंगे? 36। तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स आएंगे वो ऐसे आएंगे। 1 स्क्वायर 8/8 का तो एक ही होगा। 2 स्क्वायर 7/7 के 4 होंगे, चारों कॉर्नर से 4 कट कर लो। एंड 3 स्क्वायर ऐसा करते हुए 8 स्क्वायर तक। फाइनल आंसर आएगा 8 × 8 + 1 × 2 8 = 16 + 1 17 / 6। तो ये अगर 9 × 8 12 × 17, 204 स्क्वायर्स। एंड ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। और नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स कितने होंगे? नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स कितने होंगे? जल्दी बोलो। ऑर्डिनरी चेस बोर्ड पर नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स कितने फॉर्म होंगे? कितने ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म होंगे जो स्क्वायर नहीं हुए? 36 square minus 204। हाँ, टोटल स्क्वायर्स पहले काउंट कर लो और फिर आप उसमें से नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स का काउंट कर लो। टोटल रेक्टेंगल्स काउंट कर लो। टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए? टोटल रेक्टेंगल हो जाएंगे 9c2 का होल स्क्वायर। 9c2 मतलब व्हाट? 9 × 8/2 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर -204, ये नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। एनीवे चलो, इस रेक्टेंगल से रिलेटेड या चेस बोर्ड से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चंस पे आगे आते रहेंगे तो कर जाएंगे आप। आगे चल रहा हूं मैं। बोला गया नंबर ऑफ वर्ड्स विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वॉवल्स if each word has 3 consonant and 2 vowel and begins with a consonant oblique vowel. Number of words with 10 different consonant and 4 different vowels. 4 consonant and 10 consonant and 4 vowels आपको टोटल दिए हुए हैं। Then how many words can be formed if each word has 3 consonant and 2 vowels and it begins with a consonant? एक केस है begins with a consonant और दूसरा अलग से केस लेंगे when begins with a vowel। मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके पास? C1 C2 C3 C4 C10। टोटल वॉवल्स कितने हैं? V1 V2 V3 V4। और इनका इस्तेमाल करके आपको एक वर्ड बनाना है। दैट वर्ड कंटेन्स 3 कॉन्सोनेंट CI CJ CK एंड 2 वॉवल्स VM VN, है ना? ऐसा। और उसका इनिशियल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या करेंगे पहले बताओ?
कॉन्सोनेंट वाले केस के लिए काउंट कर रहे हैं। हाउ टू प्रोसीड? कॉन्सोनेंट वाले केस में आपने क्या किया कि पहले कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए 10 में से 3, राइट, और वॉवेल सेलेक्ट कर लिए 4 में से 2, राइट, और फिर उनको अरेंज कर लिया। अरेंजमेंट कैसे किया? एक को फिक्स किया, एक तो फिक्स किया, बाकी 4 फैक्टोरियल। अच्छा, चलो ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 होगा। 10C3 तीन कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किया इंटू 4C2। अब आपके पास 6 लेटर्स आ गए। ये 6 लेटर्स को अरेंज करना जिसमें 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवल्स है, और ये 5 प्लेसेज हैं। तो इस प्लेस को तो कॉन्सोनेंट से ही फिल करना है, तो इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 3 वेज होंगे। एंड अब ये जो सारे केसेस हैं इनको फिल करने के हमारे पास कितने वेज होंगे? तो जो बचे हुए 4 है, एक कॉन्सोनेंट यहाँ डाल दिया, 3 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, और फिर बचे हुए 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट को नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स, हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। तो इसके लिए 3 वेज, तो आंसर आ गया इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल वेज। तो योर आंसर इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वैसे 4 ये 6 होता है, 4C2 इज 6। तो ये ऐसे पूरा लिखने के बजाय पूरा फाइनल आंसर ही लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, कि ये 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल, ये होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से देखो तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 10 इंटू 9 720, तो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 6 जाइज 72 लिख दो ऐसे। हाँ जी, अब कुछ बोल रहे थे आप, किसी का कोई डाउट है इसमें? सुकृत, तुमने 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा? 5 फैक्टोरियल तो हो नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि जो 5 आपने सेलेक्ट किए उनको आप रैंडमली तो नहीं प्लेस कर सकते हो ना, उसमें जो इनिशियल है, इनिशियल हैज टू बी कॉन्सोनेंट। अब दूसरा केस जो है जिसमें इनिशियल वॉवल होना चाहिए, उसके लिए आपका दूसरा आंसर आएगा। उसके लिए आंसर मतलब है 10C3 इंटू 4C2 तो आएगा। इसके बाद जब ये आपको जो 5 सेलेक्टेड है उनको प्लेस करने की पॉसिबिलिटीज में आप थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसको प्लेस करने का 2 ही वेज आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, राइट जी। तो ये भी समझ में आ गया, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल क्लियर? Yes. यस सर। इसको आंसर करने का तरीका एक और भी हो सकता था, ऐसे भी कर, कैन यू जस्टिफाई दिस आंसर 10C1 इंटू 9C2 इंटू 4C2 इंटू 4 फैक्टोरियल? यस सर, पहले वो एक को कांस्टेंट को फिक्स करके उससे कर दिया सर 10C1, फिर बाकी 2 की पोजीशन कर दी 9C2, मतलब बाकी तो सेम ही है। नहीं, 10C1 तो समझ में आ गया। 10C1 का मतलब तुम एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10C1? सर मतलब जो फर्स्ट पे कांस्टेंट को जो फिक्स करना है उसमें उसके लिए 10 तरीके हैं। यस सर। सर फिर बाकी 2 के लिए 2, तो और फिर वॉवल्स के लिए 2, और जब कांस्टेंट वो फिक्स होगा तो बाकी 4 को यस, करने के लिए 4 फैक्टोरियल ही है।
यस यस, अब ये जो तरीका है वो उसमें क्या हो रहा मैंने है, ऐसे ही किया सर जब किया था, मतलब गेम में क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वो एक ही तरीका है, मतलब बेसिक बात सेम है, बस उसको बोलने के दो तरीके हैं कि भाई इस प्लेस को हम 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, 10 में से कोई एक कॉन्सोनेंट डाल दिया, 10C1 10 में से एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करो, यहाँ डाल दो। अब इसके बाद जो ये वाले पेस है, अब हमें 4 चाहिए, 4 में 2 कॉन्सोनेंट 2 वावल चाहिए, तो बचे हुए 9 जो कॉन्सोनेंट है उसमें से 2 कॉन्सोनेंट ले लो, और जो बचे हुए 4 वावल है उसमें से 2 वावल ले लो। अब ये जो 4 आया उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू दिस, ये वाला। इसी तरह से दूसरे वाले केस को भी कर सकते हो। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। n people a1 a2 a3 n sitting on a circle, number of ways in which 3 people can be chosen if no 2 of them are consecutive. n persons है, एक इसका एक दूसरा प्रॉब्लम भी बन सकता है इसी तरह का, अभी मैं बता देता हूँ। वो भी प्रॉब्लम सेम होगी, उसका बोलने का तरीका, क्वेश्चन को पोज करने का तरीका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि देयर आर n persons और n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मान लो ये a1 पॉइंट है, ये a2 पॉइंट है, a1 a1 या p1 p2 जैसे ले लो, हम a1 a2 लिख देते हैं, ठीक है। तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 ऐसा है, एंड देन an, ऐसे an-1 भी हो सकता है। एनीवे नहीं इतना जल्दबाजी में आंसर मत करो, इट इज टू बी टेकन सीरियसली, राइट। n पर्सन्स हैं या n पॉइंट्स सर्कल पर। देखो क्वेश्चन बोला गया क्या कि इनमें से 3 बंदे चूज करने हैं जिनमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब वो तीनों में से कोई भी 2 के बीच में कम से कम एक बंदा होना चाहिए एडिशनल, है ना, ऐसा। इसी प्रॉब्लम को ऐसे बोल सकते हैं कि इन पॉइंट्स को फाइंड द नंबर ऑफ triangles formed by joining these points such that the triangle has exactly 2 sides common with polygon। अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहला है exactly 1 side common with the polygon। पॉलीगन कौन से पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं, पॉलीगन विच इज a1 a2 a3 a4, ये सारे वर्टिसेस को अगर ज्वाइन कर दो ऐसे कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को, तो एक पॉलीगन बन जाएगा ऐसे। और इस पॉलीगन के साइड से एक साइड कॉमन हो तो कितने ट्रायंगल ऐसे बनेंगे, कितने ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिसके 2 साइड इस पॉलीगन के साइड के साथ कॉमन हो, कितने ऐसे बनेंगे जिसमें एक भी साइड कॉमन ना हो। number of triangles with no side common with polygon। ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। कैन यू आइडेंटिफाई? Yes, sir.
तो प्रॉब्लम का कॉन्सेप्चुअल वर्जन सेम होगा, बट उसका जो लैंग्वेज का वर्जन होगा वो फर्क हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट पर तरह तरह की प्रॉब्लम फ्रेम करी जाती है। एनीवे कैसे करेंगे जरा बताइए। जैसे एक आंसर जो आया था, आई थिंक सुकृत ने आंसर दिया था, उन्होंने बोला कि NC3 - n-2, ये क्या है मैं समझ नहीं पाया। ये तो गलत है सर, इसमें मैंने उन कॉम्प्लीमेंटेशन में से यूज करा, लेकिन उनको नहीं माइनस करा, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। नहीं, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन वाले माइनस किए तुमने ना। तो वो नहीं करे सर, वही करने हैं मैंने करे, नहीं एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन है वो करे अभी मैंने। नहीं, एग्जैक्टली टू साइड कॉमन वाले भी तुमने गलत काउंट किए बेटा, वो n होंगे। ऐसे बना के दिखाऊं मैं? एग्जैक्टली टू साइड कॉमन वाले n होंगे। ऐसे देखो अब, जैसे A1 A2 A3, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की दो साइड मैच कर रही हैं पॉलीगन के साथ में, और ये ऐसे ही A2 A3 A4 भी होगी। आई होप यू गॉट इट। ऐसे कॉम्ब करते जाओ, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ऐसे कहाँ फिनिश होगा जाकर के कहानी? ये कहानी एंड करेगी AN A1 AN पे, यहां जाके फिनिश होगी। तो 1 से स्टार्ट होगा, N पे खत्म होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स having exactly two sides common with the polygon, तो वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्या? n। कैसे? as many ways you can select AI +1 AI +2, ऐसे वाले कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आप 1 2 3 से स्टार्ट करो, तो 1 से लेके n तक मूव कर सकते हो, है ना? तो ये वाला n आ जाएगा। ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब एक तरह का पॉलीगन और बनेगा, कुछ ऐसा वाला ट्रायंगल, पॉलीगन नहीं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को ना, जिसका दो साइड कॉमन है, उसको हम ट्रायंगल को T2 बोल रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ T2 हमने बोला, नंबर ऑफ T2 इज इक्वल टू n। अब कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी फॉर्म होंगे जिनका सिर्फ एक साइड कॉमन होगा पॉलीगन से, जैसे कि ये देखो ये वाला। इन ट्रायंगल्स को चलो T1 नेम करते हैं, T1। ऐसे T1 टाइप के कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद एग्जैक्टली वन साइड कॉमन कितने होंगे? n into n minus 4। n इंटू n माइनस 4 कैसे किया बताओ? तो पहले तो हमारे पास n साइड की चॉइसेस हैं, और फिर हर एक साइड के लिए हम 4 पॉइंट्स को एक्सक्लूड करेंगे। वेरी करेक्ट। इन्होंने बोला कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज 2 consecutive vertices फॉर हैविंग वन साइड, एक कॉमन साइड के लिए। और उसके बाद जैसे मान लो कि तुमने ये दोनों साइड्स को, अपने ये दोनों वर्टिसेस को चूज कर लिया, इसको और इसको चूज कर लिया, तो अब उसका एडजेसेंट के दो वर्टिसेस को आप रिजेक्ट करेंगे। दो सेलेक्ट किया तो उसके दो नेबर्स को रिजेक्ट कर दिया, और बचे n-4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, एंड ए जे कोई सेलेक्ट कर लो, विच इज नॉन कंसेक्यूटिव टू AI और AI +1। तो J is not adjacent to I or I +1।
मतलब i-1 नहीं हो सकता और i+2 नहीं हो सकता। j कैन नॉट बी i-1, नाइदर इट इज i+2। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा nc1 इंटू n-4c1। nc1 क्या, ये जो n दो कंसेक्यूटिव के n पेयर्स हैं उनमें से कोई भी n ले लिया, n इंटू n-4 करेक्ट है। तो नंबर ऑफ t1 बता दिया, नंबर ऑफ t2 बता दिया। अब आगे बताओ क्या करें। नंबर ऑफ t2 इज n, नंबर ऑफ t1 इज n इंटू n-4, ये भी हो गया। आगे तो बस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। आगे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? NC3 सर्कल में ना, हाँ, नंबर ऑफ total number of triangles, total number of triangles, it is equal to nc3, and therefore number of t not मतलब no side common, no side common मतलब कैसे बनेगा, जैसे कि एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, एक ये ले लिया वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स। ये वो ट्रायंगल है जिनका कोई भी साइड पॉलीगन से मैच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू nc3 माइनस n प्लस n इंटू n-4। आंसर आएगा nc3 माइनस n स्क्वायर माइनस 3n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nc3 माइनस n स्क्वायर प्लस 3n। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि if n persons are sitting around a circle, then how many ways you can select 3 of them such that no 2 of them are consecutive, तो यही आंसर है लास्ट वाला। ये दिस इज द आंसर फॉर ट्रायंगल्स का केस एंड दिस इज द आंसर फॉर ये जो 9th क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चले। यस एक क्वेश्चन का और आंसर करो, फिर मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट और टेकअप कर लूं। क्वेश्चन है जी कि एक चेस बोर्ड है, ऑर्डिनरी चेस बोर्ड है। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 8 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 8 है। और फिर बोल रहे हैं कि टोटल कितने 1/1 के स्क्वायर होंगे, 64 है कि नहीं? तो देयर आर 64 स्क्वायर्स इन टोटल। ये आपके सामने मैं बना के दिखाई दे रहा हूं, है ना। और ये 64 स्क्वायर में से हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 स्क्वायर्स so that they do not lie in the same row or same column. Find the number of ways of choosing 2 squares of a 1/1 size on an ordinary chessboard so that they do not lie in the same row or same column. Number of ways of choosing 2 squares one by one size on a chessboard so that they do not lie on same row or same column. और इसी का दूसरा पार्ट भी है, and also find number of ways
of placing two rooks on chessboard so that they do not attack each other. Six 86. साकेत तुम्हारा आंसर तो ठीक है, एक्सप्लेन करो। हाँ 686 क्या? आंसर 14 into 49 करा मैंने तो 14 into 49 किया, क्यों? सर, क्योंकि हम उसको एक प्लेस से मैंने इसको ऐसे करा कि बिल्कुल एक कॉर्नर पे रुक को फिक्स कर दिया, तो वो अपने। नहीं अभी रुक वाला केस मत करो, पहले पहले केस का आंसर करो ना, ठीक है सर। पहले इसका आंसर करो। अब देखो जैसे एक आंसर जो आया वो आया 64 into 64 minus 15 डिवाइड बाई 2। एक आंसर आया 32 into 49। एक आंसर और आ जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव। सर दोनों ऑप्शन सेम। अच्छा सेम है तो मोर देन वन चॉइस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 49 है और ये 32 है ना। ये आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आ गया, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या किया गया, ये वाला। एक आंसर ऐसे भी हो सकता है, एट C2 नहीं, ये भी आंसर हो सकता है 64 C2 माइनस 16 times 8 C2। चलो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताओ क्या क्या आंसर है। हाँ सबने, वो तो मैं समझ गया, तुमने जो आंसर दिया वो मैं समझ गया, सुकित ने जो आंसर दिया वो समझ गया, मैंने भी एक आंसर लिख दिया। 3 आंसर हैं। अब आप बताओ कि इसमें से 2 आंसर तो मैच कर रहे हैं, ए एंड बी, ए बी सी तीनों सही हैं कि केवल सी सही है कि केवल ए सही है? ये केवल ए सही तो हो नहीं सकता, ए एंड बी दोनों सही होंगे तो ए एंड बी सही है कि सी सही है या ए बी सी सही है कि क्या है? जल्दी बोलो। अब जैसे ये आंसर का पीछे का लॉजिक मैं बताता हूं। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फर्स्ट स्क्वायर into number of ways of choosing second square total number of ways of choosing two square ना, it is equal to 64 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। फिर मान लो 64 में से कोई एक सेलेक्ट किया, मान लो ये वाला सेलेक्ट किया, ये आपका पहला स्क्वायर था।
S1 एंड S2 सेलेक्ट करना था ना। ये पहला स्क्वायर आपने सेलेक्ट किया। अब जिस स्क्वायर को आपने सेलेक्ट किया उसकी रो और उसके कॉलम के सारे स्क्वायर को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इनमें से अब कोई दूसरा स्क्वायर ना तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते ना इसमें से, तो कितने छोड़ दिए आपने? 8 एंड 8 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15 हमने छोड़ दिए। आउट ऑफ 64 15 छोड़ दिए तो बचे कितने? 49। वो 49 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। है ना? यहां से मान लो ये सेलेक्ट किया तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ये सेलेक्ट कर लिया। ये क्या है? ये तुम्हारा S2 है। पहला ये था। बट प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में अगर आपने पहले इसको सेलेक्ट किया और जब आपने इसके रो और कॉलम को एलिमिनेट किया, इसकी रो और कॉलम को, मतलब ये एलिमिनेट किया और ये एलिमिनेट किया और बचे हुए 49 में से एक लिया तो S1 सिलेक्ट हो गया। मतलब इसमें here S1 S2 pair is counted twice, मतलब each pair is counted twice, तो इसलिए हमें हाफ करना पड़ेगा, हाफ। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 32 into 49। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, सी सही है कि नहीं? सर सी का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। क्या लग रहा है? सर कि पहले तो आपने टोटल स्क्वायर्स पिक कर लिए कितने होते हैं, और ऊपर से फिर हम वो वाले एलिमिनेट करें जो सेम कॉलम या रो। हाँ, और न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी भी वही आएगी। हाँ तो सी भी तो सही सी भी सही होगा, सी भी सही होगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी जब इसको कैलकुलेट करो ना, 64 C2 का मतलब क्या होता है? 64 into 63/2 माइनस 16 into 8 C2 को तो होता है 16 into 8 into 7/2। अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा 32 और यहाँ भी 32 अलग कर दो तो 32 कॉमन लो तो यहाँ बने 63 माइनस 28। क्या आया? एक सेकेंड, 32 कॉमन लिया ना, हाँ तो यहाँ पे था 14 वही आंसर आ गया, देखो है ना, सेम आंसर यहाँ से भी आएगा थर्ड केस में। तो ये तीनों केसेस सही हैं। तो मोर देन वन चॉइस करेक्ट की प्रॉब्लम वही मैंने बताया कि यूजुअली जो है ऐसे ही बनती है, मतलब कि आप एक ही चीज को दो तरीके से काउंट कर लिया, एक जो है डायरेक्ट मेथड से काउंट कर लिया और एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री से काउंट कर लिया, एक में केस एनालिसिस थोड़ी चेंज कर दी और फिर अलग अलग तरीके से आंसर है उसको वैसे ही प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एनीवे अब ये वाला हो जाएगा। सर हाँ यदि आपने 16 into 8 C2 के फॉर्मेट में कैसे लिखा? हाँ कैसे लिखा, बिल्कुल ये कितने, how many ways you can select two squares which lie either in the same row or in the same column. तो there are 8 rows and there are 8 columns. So ये 8 रो में से कोई 2 लेंगे, किसी भी रो से 2 ले लो तो 8 तरीके हो गए, और किसी भी कॉलम से 2 ले लो उसके भी 8 तरीके हो गए। तो रोज एंड कॉलम मिला के टोटल 16 है ना, और किसी भी में से 8 में से 2 लेने हैं आपको, 8C2 16 times 8C2। आई होप इट्स ओके नाउ। यस सर। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, they were usually based on the selections from the distinct objects with certain limitations, certain restrictions. तो अब हम लोग permutation with the distinct lot, permutation with repetition, permutation distinct lot without with or without repetition, permutation from identical objects कर लिया, circular permutation कर लिया, फिर कॉम्बिनेशन में आपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के सारे पॉसिबल वे से कॉम्बिनेशन में क्या क्या करना होता है, कुछ पॉसिबिलिटीज देख ली आपने। अब आते हैं कॉम्बिनेशन फ्रॉम द आइडेंटिकल लॉट, कि अगर आइडेंटिकल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा। देखो कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब चूज करना।
जब हम बात करते हैं चूज करने की, तो चॉइस की बात आती है ना। चॉइस कब होती है आपके पास? सिलेक्शन की चॉइस कब होती है? सिलेक्शन की चॉइस तब होती है जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हो। कभी आपने इमेजिन किया कि आप कोई स्वीट के शॉप पे जाते हो, राइट, और स्वीट शॉप पे एक ही टाइप की जो स्वीट का पाइल होता है, उसमें से आप कभी ये बोलते हो कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली स्वीट दे दो? जैसे लड्डू है, तो आप ये कभी बोलते हो कि नहीं ये वाला नहीं, वो वाला लड्डू दे दो? एक ही कलर के अगर सारे एक टाइप के लड्डू पड़े हुए हैं तो वहां चॉइस नहीं होती। क्यों? क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। बट एक एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, लड्डूज हैं, बर्फी है, तो उसमें चॉइस है कि यू विल सिलेक्ट लड्डू और बर्फी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो चॉइस होती है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो चॉइस नहीं होती। चॉइस नहीं होती मतलब व्हाट? विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग सिलेक्टेड has no role to play because all are identical. What is important? How many objects are to be selected? So number is going to control or govern the situation. Object is not going to govern the situation because objects are all same. तो जब बोलेंगे जैसे 5 ऑब्जेक्ट हैं आइडेंटिकल, तो उसमें से सिलेक्शन के कितने वेज हैं? तो आप बोलोगे भाई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? तो एक ही वे। 2 कॉइन सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? एक ही वे। कोई भी 2 उठा लो। 3 सेलेक्ट करने के एक ही वे है, 4 के भी एक ही वे है, 5 के पांचों सेलेक्ट करने का भी एक ही वे है, और नहीं सेलेक्ट करने का, 0 सेलेक्ट करने का भी एक ही वे है कि सबको रिजेक्ट कर दो। तो आई मीन टू से दैट 5 आइडेंटिकल कॉइन्स में से कॉइन्स को लेने के आपके पास कितने वेज हैं? 6 वेज हैं। Either you take no coin, or you take 1 coin, or you take 2 coins, or 3 or 4 or 5, all 5. बात समझ में आ गई? तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जी। फटाफट इसको एक जगह 2-3 पॉइंट्स करके समराइज कर दो। कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार समझने की बात है। आउट ऑफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग k ऑब्जेक्ट। मान लो इस नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग के ऑब्जेक्ट को मैं एक सिंबॉलिक नोटेशन दूं, एन ए के, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, मींस चूजिंग के आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अगर एन डिस्टिंक्ट है तो सी यूज करते हैं, एन सी के। आइडेंटिकल के बने ए यूज कर लिया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग के ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज एन ए के। देन व्हाट इज एन ए के? एन ए के इज 1 if k is less or equal to n, and nak will be evaluated as 0 if k is greater than n. जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 लड्डूज में से 7 लड्डू सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 10 आइडेंटिकल लड्डूज हैं तो आप बोलेंगे 1 वे। 10 आइडेंटिकल लड्डू में से 11 लड्डूज लेने के कितने वेज हैं? 0। 10 लेने के 1, 3 लेने के 1, नहीं लेने के 1। तो NAK is 0 if k greater than n, and it is 1 if k is less than equal to n. Keeping that in mind, if I ask you, find the number of ways of selecting any number of object out of n number of identical object. n number of identical object में से आपको अगर फ्रीडम है कि आप जितने चाहो उतने सेलेक्ट कर सकते हो, तो what are the total number of selections? So total number of selection will be equal to, let us assume that we are choosing k object out of n, so it is nak. Now this k, the number of object getting selected, is dependent on us. It's our choice, so we can select as many as we please. So k can be 0 up to k can be n. तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा sigma 1 and k varies 0 to n. That is equal to 1 plus 1 plus 1. How many times? n times. n plus 1 n plus 1 n plus 1. तो सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी जो ऑब्जर्वेशन है या प्रिंसिपल है वो ये है जी कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के टोटल 6 वेज हैं। या तो एक भी नहीं लेंगे, या तो एक लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे, या 4 लेंगे, या 5 लेंगे, सारे के सारे। अब ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे देंगे।
क्वेश्चन क्या है? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज यू हैव 3 green balls which are all identical and 2 red balls which are all identical. Find the number of ways of selecting balls out of 3 green balls and 2 red balls given that the balls are identical except color. ये सारे 5 की पांचों बॉल्स आइडेंटिकल हैं सिर्फ कलर को छोड़ के। तो 3 बॉल जो ग्रीन कलर की हैं वो एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं क्योंकि उनका कलर भी सेम हो गया, और 2 रेड बॉल्स हैं वो भी आइडेंटिकल है। आपको बोला गया कि ये 5 बॉल्स में से आपको बॉल सेलेक्ट करनी है in all possible manner. You can choose 1 ball or 2 or 3 or 4 or all 5. How many different ways of selecting balls will be there? How many different ways are there to select balls out of these 5 balls? फटाफट जल्दी बोलो। कुछ समझ में आया कि नहीं, या तुम लोग सुकृत ने आंसर दिया 12, साकेत ने आंसर दिया 2 + 3 + 2 + 2 + 1। ये क्या लॉजिक था? 2 3 5 2 7 2 9 1 10। नहीं सर, अभी इसमें 1 एक और ऐड होएगा। So if you go by the basic logic, you have 3 green balls which are identical. From here, how many ways you can select? The number of selections possible, number of ways of selections out of 3 green balls is equal to 3 + 1. Number of selections out of 2 red balls is 2 + 1. This one is 4 ways. This one is 3 ways. और आपको ग्रीन बॉल्स में भी सिलेक्ट करना एंड रेड से भी सिलेक्ट करना, तो एंड है, तो नंबर ऑफ टोटल selections या total number of selections, total number of ways of selections is equal to 4 × 3 and है तो 12 हो गया ऐसा। तो if you go by formula you'll get the answer. The question is not that you arrive at the answer, the question is do you understand physically that how does these 12 possibilities will be there. If you can understand physically why 12, not only but there is a formula we have devised and so we are applying the formula, you have to at least for some basic cases you have to understand those 12 possibilities. You can foresee those, imagine those 12 possibilities, then that means that concept has gone through your head. अब वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अगर आपसे बोले कि एक बॉल को सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, नो सिलेक्शन के कितने वेज हैं वो तो क्लियर है। नो सिलेक्शन का मतलब रिजेक्शन ऑफ ऑल, तो एक वे तो हो गया व्हेन यू आर सेलेक्टिंग नन, नो ग्रीन नो रेड। वन बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? वन बॉल को सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? नन के लिए 1 वे है, 1 के लिए 5 वेज है। दो वेज, वेरी करेक्ट, 2 वेज है। कैसे? या तो ग्रीन या तो रेड, है ना। 2 बॉल्स सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2 बॉल्स 3 वेज हैं, वेरी गुड। 2 ग्रीन 2 रेड, 1 ग्रीन 1 रेड। 3 बॉल्स सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 3 बॉल्स 4
3 बॉल्स को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में क्या है, 3 ग्रीन और ग्रीन का नंबर अब कम करते जाओ, 2 ग्रीन एंड 1 रेड and 1 green and 2 red, or no green and 3 red तो possible नहीं because there are only 2 reds. 4 balls को select करने के कितने ways हैं? 4. अभी तक देखो तो 3 + 3 6 2 8 1 9 काउंट हुआ है। साकेत ने इसी तरह से ऐसे एग्जॉस्टिक काउंटिंग फटाफट सोची थी, है ना। 4 के लिए कितने वेज हैं? 4 बॉल्स के लिए 2 कौन कौन से? तो भी 3 green balls plus 1 red ball 3 ग्रीन 1 रेड एंड 2 ग्रीन 2 रेड, हाँ जी तो 2 वेज हो गए। और 5 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 5 one way. 1 वेज। तो आंसर कितना है? 12 वेज। अभी सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको प्रॉपर्ली मैं विजुअल्स में दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। ये 3 बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं, राइट। 4 वेज यहां से हैं, वो 4 वेज यहां से हैं और 3 वेज यहां से हैं। 4 × 3 12 आएंगे सीधे सीधे। जैसे 4 वेज यहां से जो हैं वो कौन कौन से हैं? यहां से नन, 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबिलिटी यहां से। और यहाँ की हर एक पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ नन रखा तो यहां से नन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। नन नन, नो नो, नो 1, नो 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो ग्रीन, नो रेड, नो ग्रीन 1 रेड, नो ग्रीन 2 रेड। तो ग्रीन बॉल से जो हमने नो बॉल की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेड से 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 1 से 3 बन गए। ऐसे ही इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज है तो हर एक से 3 बनेंगे ना। 1 ग्रीन नो रेड, 1 ग्रीन 1 रेड, 1 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन नो रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड, 3 green no red, 3 green 1 red, 3 green 2 red. So in totality you can count that there are 12 possible cases. So I again repeat, question is not that we have found the numerical value of these selections, number of ways of selection. We must we must understand what is going on. ठीक है। एक बार बेसिक सिचुएशंस में अगर आप थोड़ा इमेजिन कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो, उसके बाद आप गलतियां नहीं करोगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा था क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है, फिर आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स के चांसेस तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में कहीं एक आध केस छूट गया, कोई रिपीट हो गया, वो सब तो पॉसिबिलिटीज हैं, वो कभी भी किसी से भी हो सकती है। इन केस इफ यू गेट लिटिल ऑफ केयरलेस, you'll commit those counting errors. That's not the problem. The question is, पहला हमारा है कि conceptually आप error मत करो, concept को सही तरीके से पकड़ के रखो। चलिए जी, अब इसको generalize कर सकते हैं, है ना। तो इसके केस को आप कहीं लिख दो, number of ways of choosing any number of objects, number of ways of choosing any number of object out of p plus q plus r object। अब मेरे पास में टोटल p plus q plus r ऑब्जेक्ट है। p अलाइक है फर्स्ट टाइप के, q अलाइक है सेकंड काइंड के, और r अलाइक है, r डिफरेंट है ना। p आइडेंटिकल a's हैं, q आइडेंटिकल b's हैं, और r नंबर ऑफ आइडेंटिकल नहीं डिफरेंट c's हैं, c1 c2 c3 cr। अब बोला गया कि इस मल्टी सेट से टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस बताओ कितने होंगे। टोटल कितने पॉसिबल सिलेक्शंस हैं आउट ऑफ दिस मल्टी सेट? तो आप बोलेंगे फ्रॉम p अलाइक यू कैन चूज p plus 1 ways and into q plus 1 ways into यहां से c0 c1 c2 मतलब rc0 rc1 rc2 rcr। your answer will be p ak k varies 0 to p because identical set of object है, q ak k varies 0 to q ये समेशन, और
आर सी के, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, आर सी के वेरी 0 to r। तो आंसर आ गया तुम्हारा p+1 वेज, q+1 वेज, ये हो जाएगा rc0, rc1, rc2, rcr, तो 2 की पावर r वेज। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसी तरह से लिख दो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द अबव। इस पूरे मल्टीसेट से कम एक ऑब्जेक्ट चूज करना है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो कितने वेज होंगे जल्दी बोलो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अरे नहीं ऐसा मत बोलो यार, r+2 क्यों बोल रहे हो, एटलीस्ट वन का मतलब सोचो कि एक केस नहीं होना चाहिए, नन फ्रॉम हियर, नन फ्रॉम हियर, नन फ्रॉम हियर, वो एक केस माइनस हो जाएगा। p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 नहीं, इंटू 2 की पावर r -1। हाँ जी बिल्कुल सही। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स, ये ग्रुप ऑफ p आइडेंटिकल a, ग्रुप ऑफ q आइडेंटिकल b एंड ग्रुप ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये तीनों ग्रुप से कम एक लेना है। अब यहां पर p+1 के बजाय p वेज हो जाएंगे, क्योंकि नन वाला केस खत्म हो गया। p इंटू क्यू इंटू 2 की पावर r -1, दैट्स वेरी ट्रू। p इंटू क्यू इंटू 2 की पावर r -1, ये p a के 1 से p तक होगा, q a के 1 से q होगा, और r c के 1 से r होगा, तो ये r c 0 नहीं होगा, r c 1, r c 2, r c 3, तो 2 की पावर r -1 p इंटू क्यू। क्लियर है। तो ये सिर्फ, अब देखो तो इसमें जो आपने सीखा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करने की पॉसिबिलिटीज यही हैं। सारा जो भी क्वेश्चन होगा ना, इतने कॉन्सेप्ट से हैंडल हो जाएगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट या मल्टी सेट से सिलेक्शंस की जब बात होगी तो टोटल सिलेक्शन की बात होगी। जब मल्टी सेट से 4 चूज करने हैं, 5 चूज करने हैं, तो केस एनालिसिस होगी। तो एक नोट ये भी लिख दो, in order to select some specific number of objects from a multiset, either we do case analysis अभी करके क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें करके देखेंगे भी इस क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, और यूज कोएफिशिएंट मेथड, वो बाद में बताऊंगा मैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है जी। तो लेट्स वर्क आउट सम क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट सीखा इस पर 2-4 सवाल जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, बेसिक लेवल वाले। जैसे बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग कॉइन्स आउट ऑफ 4 1 रुपी, 3 2 रुपी, 2 5 रुपी एंड 1 10 रुपी कॉइन। आपके पास 1 रुपए की 4 कॉइन है, 2 रुपए की 3 कॉइन है, 5 रुपी की 2 कॉइन है, 1 10 रुपी की 1 कॉइन है, और इसमें से आपको कॉइन सेलेक्ट करने हैं। टोटल कितने सिलेक्शंस होंगे, और फिर बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन आउट ऑफ दिस। फिर बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन ऑफ ईच ऑफ द 4 काइंड्स। ठीक है, ये आंसर कर दो जल्दी से, और आज की क्लास को फिर यहीं पर समराइज कर देते हैं। तो पहला केस का आंसर तो बिल्कुल क्या सा है ना, कि 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। अब ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, ए पार्ट का नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन आउट ऑफ द अबव।
एटलीस्ट वन कॉइन ऑफ द अबव को मतलब 5 फैक्टोरियल -1। क्योंकि इसमें तो एक केस ये भी है ना, जब आपने कोई भी कॉइन नहीं सेलेक्ट करी, वही एक केस माइनस हो जाएगा। बी पार्ट का आंसर क्या आएगा? हाँ, हर एक टाइप का एक कॉइन लेना ही लेना है आपको। तो यहाँ से 4 वेज, यहाँ से 3 वेज, यहाँ से 2 वेज, यहाँ से 1 वे। आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और फिर कहानी को खत्म करते हैं। इन अ सिटी no person has no teeth. And no two persons have identical set of teeth. Assuming that a person can have at most 32 teeth, and considering the only shape and size of the teeth considering the only position of the teeth, that is disregarding their shape and size, find maximum possible population of city। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? नहीं, क्यों, क्या हुआ केशव? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा लेकिन। बोला गया कि एक शहर है जिसमें जिसमें कुछ लोग रहते हैं और उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसके एक भी दांत नहीं, मतलब बिना दांत वाला कोई बंदा नहीं। ठीक है, फिर बोला कि और ये मान लो कि किसी बंदे को मैक्सिमम 32 टीथ हो सकते हैं। ओके, और उस सिटी में कोई भी 2 बंदे ऐसे नहीं जिनके आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ है। किसी के एक होंगे, किसी के दो होंगे। किसी के 1 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे। किसी के 2 होंगे तो 2 वालों फ्रंट के 2 हैं ऐसे, किसी के फ्रंट का 1 है और कोई साइड वाला 1 है ऐसा। तो टीथ का पोजीशन मैटर करता है, टीथ का शेप एंड साइज मैटर नहीं करता। मतलब कि अगर किसी बंदे का चौकटा देखो अगर आप, तो सपोज करो कि ये कोई बंदे का 32 ही है, ऐसे ऐसे कुछ एक 32 इसको अगर मैं फ्रेम करूं, ठीक है जी। तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही है, मान लो कि मतलब क्या है कि उसके मुंह में 32 पोजीशंस हैं, है ना, ऐसे। अब मैं एकदम ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो ये पोजीशंस हैं ऐसे,
उसके दांत के पोजीशन ऐसे। अब मैं सारे तो नहीं ड्रॉ करूंगा, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे दांत की पोजीशन ऐसे। अब मान लो 2 दांत वाले कोई बंदा है, एक दांत वाला ये बंदा है और एक दांत वाला ये बंदा है, ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, क्योंकि इसमें दांत की पोजीशन जो है लेफ्ट से चौथे पोजीशन पे, तो इसमें तीसरे पोजीशन पे। बट अगर आप बोलते हो कि एक बंदे का यहाँ पर ऐसे समझ लो ऐसे, अब एक बंदे का यहाँ दांत है ऐसे, ऐसे वाला दांत है, और दूसरे बंदे का उसी पोजीशन पे ऐसे वाला दांत है। अब बोलो कि नहीं ये दोनों अलग अलग है, नहीं, पोजीशन सेम है, शेप एंड साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों सेम सेट ऑफ टीथ मान लिए जाएंगे। तो एज्यूमिंग दैट कि क्या कोई नो टीथ वाला बंदा नहीं है, कोई भी 2 पर्सन्स के आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ नहीं है, शेप एंड साइज ऑफ टीथ का कोई मतलब नहीं है, पोजीशन ऑफ टीथ मतलब है नंबर ऑफ टीथ एंड पोजीशन ऑफ टीथ से डिसाइड होगा सेट। तो अगर कोई भी 2 पर्सन्स के आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ नहीं है तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी सिटी की। अब तो समझ में आ गया मिस्टर केशव? आ गया सर, अब आ गया। आंसर क्या है? सुकृत ने आंसर दिया 2 की पावर 32 माइनस 1। साकेत ने आंसर पहले दिया था 2 की पावर 32। साकेत तुम हमेशा ना जल्दबाजी में आंसर करते हो और कुछ वे क्रूशियल से पॉइंट को मिस कर जाते हो। अगर आप बोलो कि 2 दांत वाले कितने बंदे होंगे, 1 दांत वाले कितने होंगे, 32C1, 32 प्लेसेस में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर लो और वहां दांत लगा दो, है ना। 2 दांत वाले कितने होंगे, 32C2। 3 टीथ वाले कितने होंगे, 32C3। एंड 32C टीथ वाले कितने होंगे, एक ही होगा। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा सिग्मा 32C के वेरीज 0 नहीं 1 से लेके 32। ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा 32C के वेरीज 0 से लेके 32 माइनस 32C0 आ गया 2 की पावर 32 माइनस 1। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बोलते हो कि ऐसे मान लो टोटल 32 पोजीशंस हैं, टोटल 32 पोजीशंस हैं। अब 32 पोजीशन में किसी भी एक पोजीशन के लिए 2 चॉइस है ना, आइदर टीथ और नो टीथ। तो अगर तुम्हारे पास में ऐसा मैजिकल पावर है और तुम किसी भी प्लेस पर टीथ ला सकते हो और हटा भी सकते हो, तो हाउ मेनी वेज यू कैन फ्रेम, how many ways you can play with these 32 positions? So each position will be played in 2 ways, either there is a teeth or no teeth. So there are 2 की power 32 ways you can play with this situation, minus 1 way when you said no teeth to all the places, तो बिना टीथ वाला बंदा बन गया, वो नहीं चाहिए। तो आंसर आ गया 2 की पावर 32 माइनस 1। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। इट वॉज ऑल सिंपल, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट बात या कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। होपफुली सारी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इसके आगे का डिस्कशन आगे कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपकी क्लास होती नहीं है ना, और थर्सडे को और फ्राइडे सैटरडे को एज यूजुअल मेरे हो सकता है किसी दिन क्लास ना हो पाए, बिकॉज आई एम हियर अवे फ्रॉम द प्लेस एंड समटाइम्स हो सकता है कि नेटवर्क मेरे पास ना हो। कभी ऐसा भी है कि कुछ 1-2 दिन मेरे कुछ हेक्टिक हैं, कुछ फंक्शन वगैरह है, तो उसमें तो वो मैं आपको इंटीमेट करूंगा। जिस दिन नहीं हो पाएगा तो उस दिन बता दूंगा काम क्या करना है। अभी मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ देख करके, है ना। तो जस्ट 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपको क्या काम करना है आज के डिस्कशन के अगेंस्ट में।
टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 तक कर चुके हो ना। तो अब आप देखो जितना डिस्कशन हो गया बेटा, अब आपको एक काम तो ये करना शुरू करो कि असाइनमेंट लेवल 1 और 2 के सवाल भी करना शुरू कर दो, 1 के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्योंकि मोस्टली काफी सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो आपसे क्वेश्चंस अब हो रहे हैं, देख कुछ टिपिकल क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, तो करना शुरू कर दो। फिर अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि क्या क्या स्पेसिफिकली आपको क्या काम करना है। ओके, सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। गुड नाइट। वेरिएंस वो स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना उसका स्क्वायर रूट। प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो यार, वो फार्मूला ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपने 10वीं में सीखा था, तो उसी का स्क्वायर रूट लेकर के आता है। आपका हो चुका सब हेलो, अब तो हो गया सर पेपर मैथ्स का, तो मैंने अच्छा मैंने तो ली स्क्वायर रूट। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय।